अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज मैं हूं आपके साथ अनम काज़मी और मैं हूं सबाशी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे, अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और पूरी उम्मीद करते हैं कि आप सबका हमारी तरह वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। वेल, वीकेंड पे बहुत सी एक्टिविटीज थी, कुछ एक्टिविटीज हमारी अपनी थी, कुछ एक्टिविटीज ऐसी थी जिसने लोगों को बड़ा अपने अंदर महसूस किए रखा और कुछ फेस्टिवल जैसे हो रहे थे जिसमें बेतहाशा लोगों ने शिरकत भी की। इससे कबल हमने बात की थी कराची लिटरेचर फेस्टिवल की और अब हम कुछ बात करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में जो अभी रिसेंटली हुआ है लिटरेचर फेस्टिवल, उसके बारे में। और हम देख रहे हैं कि ये फेस्टिवल जो था वो 3 रोज तक जारी रहा, जिसमें बहुत से शायर, बहुत से अदीब उन्होंने शिरकत की और लोगों ने बेइंतहा पसंद किया इसको। और इसी तरह जिस तरह से कराची का ये फेस्टिवल सक्सेसफुल रहा, इसी तरह इस्लामाबाद का भी इस फेस्टिवल जो था वो बेहद सक्सेसफुल रहा। और ना सिर्फ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बल्कि खवातीन के लिए भी वहां पे काफी कुछ एक्टिविटीज थी, बहुत से स्टॉल्स लगाए गए थे, फूड कोर्ट था। उसके अलावा हमने देखा कि कुछ नई किताबें जो है वो वहां पर लॉन्च हुई। और ये जो फेस्टिवल था वो कराची की तरह बिल्कुल सक्सेसफुल रहा और लोगों ने बेइंतहा पसंद किया। बहुत ज्यादा रुझान जो है वो हमने देखा यूथ में देखा गया है और बड़ी तादाद में लोगों ने जो है वो इस लिटरेचर फेस्टिवल में शिरकत की। सबसे अच्छी बात यह है ना कि किताबें जो होती हैं वो इंसान की दोस्त होती हैं और आजकल अफरा तफरी के इस दौर में ये फेस्टिवल वाहिद जरिया होते हैं आप यूथ को सिखा सकते हैं कि किस तरीके से आप माशरे में अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। क्योंकि इन किताबों के जरिए, इन अदीबों के जरिए, इन शायरों के जरिए हमें पता लगता है कि एक बात के कई पहलू भी होते हैं। तो इसी हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस फेस्टिवल में मशहूर जर्मन स्कॉलर जर्गन वसीम फ्रेमगन ने अपनी किताब पेश की जिसका नाम था द आर्ट एंड क्राफ्ट्स ऑफ द हुंजा वैली इन पाकिस्तान। और साथ साथ अहदे हाजिर की मारूफ शायरा नासरा जुबैरी के शेरी मजमुए तीसरा कदम की तकरीब रोनुमाई हुई, जबकि मारूफ अदीब हमीद शाहिद ने कहा कि नासरा जुबैरी की शायरी मुनफरिद इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी शायरी में दीगर खवातीन की तरह मर्दों से शिकायत नहीं की है। तो आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल की और इसकी अहमियत की और अफरा तफरी के इस दौर में हम इस तरह के फेस्टिवल से क्या आगाही हासिल कर सकते हैं और ये किताबें हमारी रहनुमाई किस तरह करती हैं। और मिलवाएंगे आपको मारूफ अदीबों और शायरों से और सुनेंगे इनकी अनमोल बातें, जिसमें सबसे पहले आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की चंद बेहतरीन ड्रामा सीरियल के डायरेक्टर और अदाकार सरमद खुर्सद से। ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जब एक माशरा खुद को तहजीब याफ्ता कहता है तो फिर उसको खुद को ये साबित करने के लिए कि वो तहजीब याफ्ता है, उसको तहजीब का मुजाहरा करना पड़ता है, तमीज़ का मुजाहरा करना पड़ता है, अदब का मुजाहरा करना पड़ता है। तो उस हवाले से बहुत अहम है कि लोगों में ये एक शऊर कुछ सालों से अब दोबारा बेदार हो रहा है कि अच्छा किताब पढ़नी चाहिए, मौसीकी जो एक ऐसी नौयत की जिससे आप कुछ सोचने पे मजबूर हों वो सुननी चाहिए। इस तरह के फेस्टिवल जी आई थिंक बहुत अच्छा एक ज़रिया है लोगों को इधर लाने का, इकट्ठा करने का। और मिलेंगे मुल्क की मारूफ राइटर और 3 किताबों की मुसन्निफा नासरा जुबैरी से। बात लेकिन कहाँ तमाम हुई, एक मुद्दत से खेल है जारी, मैंने हर बार मारना चाहा, ये मगर सख्त जान है ऐसी, दिल की दीवार तोड़ देती है, शायरी अब भी सांस लेती है, शायरी अब भी सांस लेती है। लोग जो हैं जब वो आते हैं तो लोग चाहते हैं कि वो अदब, अपनी सकाफत, अपने फन और जो हमारी तहजीबी रिवायात हैं उनको वो आज की शक्ल में जब देखते हैं, उन पे डिस्कशन करना चाहते हैं, खुद भी हिस्सा लेते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन भी होते हैं और वो उसके बारे में सुनते हैं। जब नई किताबें आती हैं वो यहाँ पे लॉन्च हो रही होती हैं, उसके बारे में गुफ्तगू होती है, स्पीकर्स और जो ऑथर्स हैं वो मौजूद होते हैं, लोगों के सवालों के जवाब भी देते हैं। तो ये जो सारी एनवायरनमेंट बनती है ये एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। और मिलेंगे मुल्क के उभरते हुए टैलेंट और शायर अली अकबर नातिक से। जो कि डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल से, तो इन अदबी मेलों में वो थोड़ा सा उनकी तबीयत जो है वो रिफ्रेश हो जाती है और वो मतलब चाहते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ हों जिससे हम डिप्रेशन से निकलें, थोड़ा सा कुछ और भी खबरें हों। और ख़ासकर ये चूँकि ज़्यादातर ये लिटरेचर के हवाले से है तो लिटरेचर में एक किताब का कल्चर फ़रोग पाता है इससे। और ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, पर पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर।
जनाब, और आज जो है मेरे पास जो पेपर है वो डेफिनेटली फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से है, और इसमें जो लीड्स हैं वो भारत के हवाले से हैं कि भारत में गाय वोट बटोरने का आसान हरबा, और हम जैसे देखते हैं कि मुसलमानों के हवाले से वहाँ पर जिस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिस तरह का जुल्म हो रहा है, उसके हवाले से यहाँ पर मेन लीड लगाई गई है। और एक और जो यहाँ पर खबर है वो है फॉक्स न्यूज़ को नए माली और कानूनी मसाइल का सामना, और ये फॉक्स न्यूज़ के हवाले से है। और एक और जो मेरे पास यहाँ पर पेपर है वो है मेट्रो जो है उसकी जो मेन लीड है वो है सिंध लाइकली टू कर्टेल रेंजर्स पावर टू फॉलो पंजाब मॉडल, और ये एक्चुअली डॉन ही है लेकिन इसका मेट्रो न्यूज़पेपर के नाम से ये पेपर पब्लिश होता है। और एक और यहाँ पर जो मेन लीड है वो है बिलावल हाउस टू रिस्टोर कराची एज सिटी ऑफ लाइट्स। तो कल हमने देखा कि बिलावल हाउस के हवाले से बिलावल हाउस पीपल्स पार्टी के जो चेयरपर्सन है बिलावल भुट्टो जरदारी, वहाँ से भी उन्होंने कहा कि जी वो काफ़ी कंसर्न है, और पीपल्स पार्टी खुद ये चाहती है कि कराची में जितने भी नामुकम्मल मंसूबे हैं वो 2018 तक जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएं। और कराची शहर के हवाले से भी कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने काफ़ी बातें की। बिल्कुल, इफ्तिताह भी किया है तारिक रोड का। 6 महीने से ये रोड जो है वो इस वक्त तामीर पे थी, और फाइनली जो है बहुत से मंसूबे जिनका इफ्तिताह कल भी हुआ है, और मजीद भी अब आगे कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में बहुत से नए मंसूबों का इफ्तिताह किया जाएगा। अच्छा जी, एक्सप्रेस रोजनामा से स्टार्ट करते हैं, और इस वक्त मेरे पास जो मेन लीड है वो वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के बयान के हवाले से, जिसमें उनका कहना है कि भारतीय मज़ालिम कश्मीरियों का जज्बा आज़ादी नहीं दबा सकते। जबकि आपको एक भी दूसरी तरफ हम ये भी बताते चले कि भारतीय मुजालिम जो है वो कश्मीर पर जारी है, कश्मीरियों पर जारी है। इसी हवाले से यहाँ पर एक पिक्चर भी लगाई गई है जो कि कल हमने देखा कि सोशल मीडिया पर भी बड़ी वायरल हुई थी, और इस वीडियो में भारतीय फौजी जो है वो कश्मीरी नौजवानों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। और ये वीडियो और ये जो पिक्चर है ये कल हमने देखा कि ओवरऑल ही सोशल मीडिया पर बड़ी छाई हुई थी, जिसके बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का भी कश्मीरियों के हक में बयान आया है, और उनका ये कहना है कि कश्मीरियों को उनके पैदाइशी हक के खुद इरादियत से रोका जा रहा है। जन्नत नज़ीर वादी उनकी है, आलमी बरादरी भारतीय मुजालिम रोकने के लिए किरदार अदा करे। अहम बयान उनका। बिल्कुल, आपने इस वीडियो की बात की, डेफिनेटली कल ये वीडियो जो है बिल्कुल वायरल रही, और हमें देख के इतना अफसोस होता रहा ना, वो किस तरीके से भारतीय फौजी इन लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रहे थे, और किस तरीके से कह रहे थे कि तुम पत्थर मार रहे थे, तुम एहतजाज कर रहे थे। और एक और इससे रेलेवेंट वीडियो जो है वो वायरल हुई है, और उसमें ये कहा गया है कि भारतीय फौजी जबरदस्ती पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवा रहे हैं कश्मीरियों से। अभी तो मैंने वो वीडियो देखी थी सबा, जिसमें उन्होंने जीप के आगे कश्मीरी को लगाया था ताकि उनकी गाड़ी पर पत्थर ना बरसाए जाए। मतलब जुल्म की इंतहा हम देख रहे हैं कश्मीर में, और इस हवाले से आलमी बरादरी से भी डिमांड की जा रही है कि वो कोई ना कोई स्टेप जरूर आगे बढ़ते हैं, कोई किरदार अदा कर ही देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरें भी शामिल करते हैं, जिसमें अपोजिशन का नताइज चैलेंज करने का ऐलान सामने आ रहा है। तो रेफरेंडम के बाद अवाम का सदारती निजाम के हक में वोट, रिदवान 2029 तक सदर जो है वो रहेंगे, और इसका जश्न हामियों ने खूब मनाया है। साथ ही साथ मर्दमशुमारी का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, इस हवाले से भी अहम खबर लगाई गई है। जबकि आधी आबादी गिनती में आ गई है। इस हकदार का ऐसा कहना है कि पहले मरहले में भी हमने काफी हद तक आवाम को जो है वो कवर कर लिया है। बिल्कुल, आपने इस हकदार की बात की और सेंसस की बात की, मर्दमशुमारी की बात की, तो कल उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि जी फेज 1 जो है वो तो मुकम्मल हो गया, लेकिन अब फेज 2 भी कामयाबी से मुकम्मल कर लेंगे, और पाक फौज को इसलिए लगाया गया ताकि इस सेंसस के ऊपर किसी किस्म की कोई उंगलियां ना उठाई जाएं। तो ये जो खबर बताई है उसके ऊपर उन्होंने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसी को मेन लीड का हिस्सा भी बनाया गया। अच्छा, अगर मैं अपने पेपर में से कोई खबर शामिल करूं तो डेफिनेटली ये बैन अल-अक़वामी है, और ये है ईरान इलेक्शन से कबल हुकूमत पर मईशत बहाल करने का दबाव। ये बिल्कुल वही बात आ गई है जो हम यूजुअली डिस्कस करते रहते हैं कि जी मईशत बहाल करने का आपके ऊपर बड़ा प्रेशर आ जाएगा। और दूसरा, यूरोप के हवाले से एक खबर है कि अक़लियत से नारवा सलूक, इटली पर पाबंदियों की रिपोर्ट मौखर। तो इस हवाले से यहाँ पर जो नारवा सलूक किया जा रहा है उसमें इटली पर रिपोर्ट जो है वो मौखर कर दी गई है, तो उस हवाले से यहाँ पर मेन लीड लगाई गई है। चलिए जनाब, बिजनेस रिकॉर्डर से भी हम जल्दी से 2-3 खबरें पकड़ लेते हैं, और मेन जो आज यहाँ पर हेडलाइन लगाई गई है वो प्रोटेस्टर्स अक्रॉस यूएस प्रेस ट्रम्प ऑन टैक्स रिटर्न। कल हम सारा दिन ये खबरें देख रहे थे कि जब से हम ऐसे देख रहे हैं कि ट्रम्प की हुकूमत आई है, पूरे अमेरिका में एक हलचल सी है। स्पेशली न्यूयॉर्क की बात करें या फिर मुख्तलिफ रियासतों की बात करें तो वहां पर आवाम जो है सड़कों पर निकल आई है। इनफैक्ट कल तो हमने देखा कि गुत्थम गुत्था भी हुए आवाम, और खूब एहतजाज किया जा रहा है टैक्स रिटर्न के हवाले से। और इसी हवाले से ये पिक्चर भी यहाँ पर लगाई गई है, और ये पिक्चर जो है वो लॉस एंजलिस की है, जहाँ पर ये टैक्स मार्च किया जा रहा है कि ट्रम्प जो है वो अपने तमाम तर
टेस्ट रिटर्न जाहिर करें। जैसे जैसे इनकी पॉलिसीज सामने आ रही हैं, जैसे जैसे ये जो भी कंडीशंस रख रहे हैं अपनी आवाम के सामने, वैसे वैसे अगर बहुत सारे लोग उसको फॉलो करें तो बहुत सारे लोग जो है वो एहतजाज की सूरत में भी बाहर निकल रहे हैं। और लेट्स सी कि पहले तो हम कहते थे जी पाकिस्तान में ही धरने होते हैं, एहतजाज होता है, लेकिन अब अमेरिका में भी इस तरह की सूरत और हाल इतने है। हिस्टोरिक एहतजाज हो रहे हैं सबा के इस तरह के कभी अमेरिका की हिस्ट्री में तो इस तरह के एहतजाज नहीं हुए। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं। पंजाब के दीगर शहरों की तरह हाफिजाबाद में भी आज से 3 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अंजुम सुहेल से। जी अंजुम सुहेल, 3 रोजा मुहिम में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है? जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह आज से हाफिजाबाद में भी 3 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया गया है। महकमा सेहत की जानिब से तमाम इंतजाम को मुकम्मल किया गया है। इस वक्त जिला भर में 5 साल तक की उम्र के 2,06,000 बच्चों को हफाजी कतरे पिलाने के लिए महकमा सेहत की जानिब से 482 टीमें तश्कील दी गई हैं, जबकि इनके साथ साथ पुलिस की जानिब से भी एहलकारों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं जो तमाम टीमों के साथ पोलियो की इस मुहिम के अख्ताम तक रहेंगे। महकमा सेहत, जिला इंतजामिया, पुलिस और दीगर मुतल्लिका महकमों की जानिब से तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दी गई है और आज से महकमा सेहत की ये जो 482 टीमें घर घर जाकर पुलिस, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और दीगर जो पब्लिक मुकामात है वहाँ पे जाके बच्चों को फांसी कतरे पिलाएंगे। महकमा सेहत के जो ज़राए हैं, अफसरान, हकाम जो है, उन्होंने वालिदैन से यही अपील की है कि वो अपने बच्चों को उम्र भर की मजदूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव के हफाजी कतरे जरूर पिलाएं और जो टीमें घर जाएं उनके बच्चों को हफाजी कतरे पिलाने के लिए उनसे मुकम्मल ताउन किया जाए। ठीक है अंजुम सुहेल, अपडेट करें, शुक्रिया। और शहर इक़्तिदार का रुख कर लेते हैं। शहर इक़्तिदार में 2 दिन के वक्फे के बाद आज फिर ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी के इजलास होंगे। इसका एजेंडा क्या होगा, इस हवाले से मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से आज न्यूज़ के हैंडसम नुमाइंदे नासिर काज़मी से। जी नासिर काज़मी, अपडेट कीजिए। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। आज आपने बिल्कुल आगाज़ बहुत अच्छा किया है और सेनेट के अंदर बिल्कुल जो रज़ा रब्बानी हैं नाराज़ हुए थे वीकेंड के ऊपर और उनको मनाने के लिए फिर हुकूमत की जो फुर्तियाँ नज़र आई हैं वो भी हमारे सामने थी। यकीनी तौर पर अब अपोजिशन ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है ताकि हुकूमत को टफ टाइम दिया जा सके क्योंकि इलेक्शन नज़दीक हैं। तो आज दोबारा से इजलास होगा सेनेट का। जो पेंडिंग लेजिस्लेशंस थी सेनेट के अंदर उनको आज दोबारा से आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मिशाल केस के हवाले से जो नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से IG खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब की गई थी इस दिलखराश वाक़े के हवाले से, तो वो आज रिपोर्ट जो है एक्सपेक्टेड है कि KPK हुकूमत की जानिब से, KPK पुलिस की जानिब से पेश की जाएगी, जिसमें उन मुहर्रिकात का जिक्र किया जाएगा कि किस तरह ये सारा कुछ हुआ। और कल वज़ीर दाखिला ने भी इस बात का नोटिस लिया और ये बात वाज़ेह की है कि अभी तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से वफाक को किसी किस्म की कोई जो है समरी या रिक्वेस्ट नहीं आई ताकि इस केस को आगे फर्दर बढ़ाया जा सके। इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें डिफेंस की कमेटी भी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी एक्सपेक्टेड है और इसके अलावा शहर के अंदर दीगर जो तकरीबात हैं छोटी मोटी वो भी हैं। तो ओवरऑल आज जो मेन इवेंट है वो इस्लामाबाद में सेनेट का इजलास होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे नासिर काज़मी। और वहाँ पर क्या कुछ एक्टिविटीज थी ये तो हमने जाना। अब रुक कर लेते हैं लाहौर का। मेरा ख्याल है कि अब हुमा भट्ट को प्यारी कहने पे कोई एतराज नहीं होगा, बिल्कुल कहिए। तो प्यारी सी हुमा भट्ट हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, उनसे जानते हैं कि लाहौर में आज क्या क्या एक्टिविटीज होने जा रही है। जी हुमा भट्ट, पहले तो ये बताइए कहाँ गायब थी आप? गायब तो कहीं नहीं थे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अब बिल्कुल एतराज खत्म हो चुका होगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दी हमने। प्यारे तो वो लोग हैं जो कि जिनकी आंखों में हम प्यारे दिखाई देते हैं। तो मैं यकीनन कहूंगी कि आप लोगों को अगर हम लोग प्यारे दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है आपकी आंखें बहुत ही खूबसूरत हैं और आपका दिल बहुत ही अच्छा है कि हम लोग आपको अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया। और दूसरी अगर एक्टिविटीज का जिक्र किया जाए तो यकीनन पंजाब भर में पोलियो डे का आगाज़ किया गया है। आज से पोलियो कैंपेन का आगाज़ हो चुका हुआ है और सुबह भर के 1,86,00,000 बच्चों को आज पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। बाकायदा आगाज़ जो है वो ख्वाजा इमरान नज़ीर जो कि वज़ीर सेहत हैं वो करेंगे समनाबाद से। और इसके अलावा जो यहाँ पर टीमें रखी गई हैं वो 41,000 से ज़ायद हैं और सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। और तमाम जो टीमें हैं उनको कहा गया है कि निकलने से पहले और घर घर जाने से पहले जो मुतलका थाना है वहाँ पर इतला देना उन्हें ज़रूरी होगी। और इसी तरह कैंपेन के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट ईयर तो हम लोगों ने देखा कि जो पंजाब भर में कोई एक भी केस जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ था पोलियो का, लेकिन जैसे ही
2017 का आगाज हुआ है, तो उसका आगाज जो है वो ही पोलियो केस से हुआ है, जो कि लोधरा का था। तो इस वजह से महकमा सेहत जो है इसमें कोशिश कर रही है कि किसी किस्म का भी कोई भी केस जो है वो रिपोर्ट ना हो। आज की कैंपेन जो है उसको आगाज तो कर दिया गया है, लेकिन यकीनन ये 3 रोज तक जारी रहेगी और उसके बाद इसके जो बाकी के कैचअप डेज होंगे उसका आगाज हो जाएगा। जी, हुमा भट्ट अपडेट करी थी आप यार। गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कौमी मरदमशुमारी की, जिसका पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। हुकूमत ने 25 अप्रैल से दूसरा और आखिरी मरहला शुरू करने का ऐलान किया है। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं कि मरदमशुमारी के इब्तदाई नताइज 2 माह में आम कर दिए जाएंगे। चीफ शुमारियात का कहना है कि मुल्की और गैर मुल्की मुबसरीन को मरदमशुमारी के जायजे की मुकम्मल इजाजत हासिल है और हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट के मुताबिक तमाम टीमें अपने मुताल्लिका थानों को इतला फरहम करेंगी निकलने से पहले। 14 अप्रैल से शुरू होने वाला 5वां 3 रोजा इस्लामाबाद लिटरेचर, अदब और शायरी के रंग बिखेरने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल में मुल्क के मारूफ सहाफियों, अदीबों, शायरों और सियासतदानों के अलावा हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों ने भरपूर शिरकत की और यही वो टॉपिक है जिस पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल। और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी ने ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोश और जज्बे से मनाया। गिरजाघरों में तकरीबात में बड़ी तादाद में मसीही बरादरी ने शिरकत की और मुल्की सलामती और अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। बच्चों ने टैबलोज और मजहबी नगमे भी पेश किए। मसीही बरादरी के मुताबिक ईस्टर का त्यौहार तमाम इंसानों के लिए इसार, कुर्बानी और सब्र का पैगाम है। और आज न्यूज ने गाहे बगाहे ईस्टर के हवाले से तमाम खबरें अपने नाजरीन तक पहुँचाई कि कहाँ क्या सेलिब्रेशन हो रही है। ईस्टर पे तो हम लोग शो नहीं कर सके, लेकिन जरूर अपने तमाम जो ईसाई बरादरी है और अपने ईसाई बहन भाइयों को हम हैप्पी ईस्टर कहना चाहेंगे और बहुत सारी दुआएं भी आप लोगों के लिए। गुड मॉर्निंग। आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका रैपिड रेसिपी में। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और यस्टरडे टॉप स्टोरी के हवाले से बात करते हैं। मिशाल खान कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिमान को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। केस में गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 16 हो चुकी है। कत्ल के खिलाफ मुजाहरे भी जारी हैं। मिशाल कत्ल केस में नामजद मजीद 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की तहकीकाती टीम ने स्पेशल मजिस्ट्रेट के रूबरू मुल्जिमान को पेश किया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से 14 रोजा रिमांड की इस्तदा की गई, ताहम अदालत की जानिब से 1 रोज का रिमांड दिया गया। इस केस में नामजद 20 में से 16 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हें आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी अस्कुत नोटिस ले रखा है और IG खैबर पख्तूनख्वा से इस वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट मांगी है। मर्दान पुलिस के मुताबिक CCTV कैमरों और दस्तयाब वीडियोस के जरिए और टेक्निकल टीमों की मुआवनत से मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये टॉप स्टोरी तो आपने जानी और इस वक्त एहतसाबी अमल भी शुरू हो चुका है। बारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है अनवार हाशमी साहब लाहौर स्टूडियो से। उन्हें वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम अनवार साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज अनवार हाशमी साहब, क्योंकि सियासी पारा बिल्कुल हाई है, तो बताएं आज कौन सा एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं आप? यकीनन आने वाला हर दिन जो है वो सियासी पारा हाई होगा। गुज़श्ता हफ्ते चेयरमैन सेनेट जो है रजा रबानी वो जेर बहस रहे हैं, इसलिए वीकेंड के बाद जो एडिटोरियल हैं वो भी ज्यादातर चेयरमैन सेनेट की वापसी के बारे में है। खास तौर पे रोजनामा एक्सप्रेस ने जो उन्वान दिया है, चेयरमैन सेनेट मान गए, और दी डॉन ने लिखा है एब्सेंट लेजिस्लेटर्स, मुकन्ना की गैर हाजिरी, बुनियादी वजह यही थी। तो अखबारात लिखते हैं कि चेयरमैन सेनेट रजा रबानी ने जिन वजूहात की बुनियाद पे एहतजाजन सेनेट को खैरबाद कहा था, वो 2-3 रोज की कोशिशों के बाद, खास तौर पे सेनेटर इसाक डार की कोशिशों के बाद चेयरमैन सेनेट इस यकीन दहानी पे मान गए हैं कि अब जो वुज़रा हैं, वफाकी वुज़रा, वो सेनेट के इजलासों में जो कि इम्पोर्टेंट नौइयत के होते हैं, जिनकी वजह से फैसले डिले होते हैं, अब उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि वो वापस आएंगे। अब देखें कि ये मामूली बात नहीं है कि एक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी, जिनकी बहुत ही क्रेडिबिलिटी है, उनका सेनेट को छोड़ जाना एक अलार्मिंग सूरत हाल थी।
पूरे पार्लिमान के लिए, पूरे जमहूरी सिस्टम के लिए। तो अखबारात ने लिखा है कि सिर्फ वुज़रा की गैर हाजिरी ही इशू नहीं, बल्कि ये पूरे पार्लिमानी जो एक दौर गुजरा है, इसमें वज़ीर आज़म, वुज़राए आला तमाम ऐवानों से, चाहे वो कौमी असम्बली हो, सेनेट हो या सूबाई असम्बलियाँ, गैर हाजिरी और गैर संजीदगी एक रवायत बन चुकी थी। तो चेयरमैन सेनेट रज़ा रबानी ने एक दफ़ा इनको हिलाया है, एक दफ़ा इनको अहमियत का एहसास दिलाया है कि ये मुंतखब ऐवान कितने ज़रूरी हैं। तो उनकी ये जो अलामती तौर पे जो एहतजाज था, ये एक बहुत ही पॉजिटिव साबित हुआ है और गवर्नमेंट ने यकीन दहानी कराई है ताकि आखिरी जो साल पार्लिमानी चल रहा है, इसमें कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम जो है वो होना चाहिए। इसलिए अखबारात की दियारियों ने सेनेटर रज़ा रबानी को अप्रिशिएट किया। अच्छा, बिल्कुल ये ऐसा ही है अनवर साहब, और हम देख रहे हैं कि ये जो एहतजाज किया गया है, इसके बाद पॉजिटिव रिजल्ट्स आना भी शुरू हो चुके हैं। अच्छा अनवर साहब, ये तो एक बड़ा ही जबरदस्ती जो डेवलपमेंट थी जिसको आपने हमारे साथ शेयर किया। आज अभी आप थोड़ी देर पहले एक ऐसा कॉलम डिस्कस कर रहे थे जिसके बारे में बात करने के लिए मैं भी बड़ी एक्साइटेड थी और मैं चाह रही थी कि हम इस पे बात करें। नजम सेठी का जो आप एक कॉलम बता रहे थे कि अप्रैल का जो महीना है वो कितना फैसला कुन साबित होगा। ये तो आजकल मेरा ख्याल है सबके जहनों पर यही है कि यार ये महीना आ चुका है, अप्रैल का मंथ आ चुका है और बहुत से अहम फैसले जो उसमें पेंडिंग थे, क्या ये महीना वाकई में फैसला कुन साबित होगा या नहीं? क्या लिख रहे हैं नजम सेठी? जी बिल्कुल, नजम सेठी ज़ाहिर खुद एक बहुत बड़े राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जो है वो एडिटर भी रहे हैं इंग्लिश अखबारात के। तो दूसरा आपने ये भी सुना है कि उनकी चिड़िया भी बोलती है। तो वो अपने कॉलम जिनका, तो उन्होंने जो जिक्र किया है कि क्या अप्रैल फैसला कुन होगा, तो उन्होंने स्टार्ट इस कॉलम का यहाँ से लिया है कि वज़ीर आज़म हाउस के स्टाफ को 4 माह की तनख्वाह के मसावी बोनस दे दिया गया है। और ये गैर मामूली बात है क्योंकि बोनस और तनख्वाहों में इजाफा जो है वो बजट के मौके पर किया जाता है। उसके बाद उन्होंने एक इशारा दिया है कि वज़ीर आज़म जिस तरह मुख्तलिफ इलाकों के दौरे कर रहे हैं और करोड़ों रुपए के बजट अनाउंस कर रहे हैं तरक्याती कामों के लिए, तो ये भी किसी तरफ इशारा जाता है। तो उन्होंने लिखा है बुनियादी तौर पे पानामा का जो फैसला आना है उसके तनाजुर में उन्होंने जो वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज है या उनका जो इस वक्त अमली किरदार है उसको वो इशारतन लेके गए हैं कि क्या वज़ीर आज़म ज़हनी तौर पे कुछ तैयार नज़र आ रहे हैं कि पनामा का कोई ऐसा फैसला आना है कि अगले इंतखाबात के लिए पहले ही लोगों को, वोटर्स को उनकी हमदर्दियाँ हासिल कर दी जाएँ, इसलिए तमाम खजाना जो है वो लुटाते जा रहे हैं। तो अप्रैल का उन्होंने रेफरेंस दिया है, ख़ासतौर पर वो कहते हैं क्योंकि एक अदीब भी हैं, राइटर भी हैं, तो वो इंग्लिश पोएट T.S. एलियट का हवाला देते हैं कि उन्होंने भी एक दफ़ा अप्रैल को जालमाना महीना करार दिया था। तो उन्होंने मुख्तलिफ हवालों से अप्रैल का जिक्र किया है जिस पे आप भी तबसरा कर सकती हैं कि खास तौर पे जो मैंने भी इसमें से रेफरेंसेस निकाले हैं कि अप्रैल में जो मुगल बादशाह शाहजहां थे उनकी ख्वाबों की मलका मुमताज महल का इंतकाल हुआ था और उन्होंने उनकी याद में एक ताज महल बनाया था। जिसपे भारत के जो शायर थे साहिर लुधियानवी, उन्होंने भी लिखा था कि एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो ये ख्वाबों की मलका जो टूटी थी ये अप्रैल में टूटी थी। तो अप्रैल देखते हैं कि किस हवाले से पाकिस्तानी कौम के लिए जो इम्पोर्टेंट साबित होता है और किन के ख्वाब टूटते हैं और किन के ख्वाब संवरते हैं। अच्छा अनवर हाशमी साहब, क्योंकि आपने बात की अप्रैल की कि बड़ा जालिम किस्म का महीना करार दिया जाता है और बड़े बड़े इसमें फैसले हुए, तो कुछ बात कर लेते हैं सियासी पार्टीज की। क्या लगता है आपको कि फैसला तो आने वाला है, 2-3 हफ्ते में कहा भी जा रहा है, ऐसा एक्सपेक्टेड है, क्या लगता है कि कौन सी सियासी पार्टी को इस सारी सूरत हाल से अब से लेकर फैसले तक फायदा होने जा रहा है? देखें, फायदा तो इसमें यकीनन जो होगा वो जिसके हक में फैसला आएगा, यानी कि हक का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला आता है तो अपोजिशन को थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि अपोजिशन में अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी देखें तो बहुत मुश्किल में थे, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी तो वो रिजल्ट नहीं दे पा रही थी, तो वो सहारा ले रहे हैं पनामा का। दोनों सूरतों में दोनों पार्टियों को अगर फैसला नवाज शरीफ के हक में आता है तो फिर भी अपोजिशन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी 2018 के इंतखाबात से पहले, इसलिए वो पहले तैयार हो गए हैं। पंजाब में भी पीपल्स पार्टी बैठ गई है, आज भी बिलावल भुट्टो जो है पंजाब में तकरीर करेंगे और अपने पॉलिसी बयान देंगे, और नून लीग को भी जो है दोनों सूरतों में
अगर वो फैसला उनके हक में आता है या मुखालफत में, दोनों सूरतों में उन्हें जो है इन इल्जामात जो लगते रहे एक साल में, उनके दाग भी धोने पड़ेंगे और आइंदा के लिए भी उन्हें मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने अनवार हाशमी साहब, और जो ये एडिटोरियल था ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, और मैं भी चाह रही हूँ कि अब ये अप्रैल का महीना आ चुका है और जितना इंतजार आवाम का है उतना इंतजार मेरा ख्याल है हम लोगों को भी है, क्योंकि डेली पनामा पे बात कर करके हम भी थक चुके हैं। हम चाहते हैं कि अब फाइनली फैसला आ जाए। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और अहम इदारों पर गुफ्तगू की। अब दुनिया भर से भी कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं जो आपको सबक बताएंगे। अच्छा, मैं बताऊंगी। ओके, ये खबर है तुर्की से। तुर्की के अवाम ने आईनी तब्दीली के हक में वोट दे दिया है। नए सदारती निजाम के हक में 51.4% वोट डाले गए हैं, जबकि 48.5% अफराद ने तुर्की में आईनी तब्दीली की मुखालफत की है। रज़वान ने रेफरेंडम में कामयाबी पर अवाम का शुक्रिया अदा किया है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान का कहना है कि अवाम ने आईनी रेफरेंडम को तब्दील करने के हक में वोट देकर नई तारीख रकम कर दी है। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए एक एक वोट कीमती था। अवाम का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझ पर एतमाद किया। सरकारी उमूर में फौज का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। तुर्क सदर का मजीद कहना था कि जो मौजूद हो उसको चुनना आसान है, मगर तब्दीली लाना बहुत मुश्किल है। दूसरी जानिब रेफरेंडम के मुमकिन नताइज में हुक्मरान जमात की कामयाबी के बाद अपोजिशन जमात सड़कों पर निकल आई है और सदर रजब तैयब अर्दवान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा कर रही है, जबकि हुक्मरान जमात के हामियों के जश्न के दौरान हंगामा आराई भी देखने को सामने आई। अपोजिशन जमात का कहना है कि वो रेफरेंडम के नताइज को नहीं मानते और अदालत में चैलेंज करेंगे। दूसरी जानिब पुलिस को भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी गई है। नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिनके खिलाफ अमेरिका की कई रियासतों में आवाम एक बार फिर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने ट्रंप से टैक्स गोशवारे जाहिर करने का मुतालबा कर दिया है, जबकि बर्कले में ट्रंप के हामी और मुखालिफिन आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। पुलिस ने 13 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। चलें जी, शिद्दत पसंदी का मुजाहरा किया जा रहा है। अमेरिका में भी इस तरह का एहतजाज होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आई स्वेयर। मकबूजा कश्मीर की बात कर लेते हैं। मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत करने वाले कश्मीरियों पर भारतीय फौज ने जमीन तंग कर दी। भारतीय फौज कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से इतने खौफजदा हो गए हैं कि हर रोज कश्मीरी नौजवान को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ऐसी ही एक वीडियो मंजर आम पर आई, जिसमें भारतीय फौज चंद नौजवानों को हिरासत में लेकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और इन नौजवानों से मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगवा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये दर्दनाक फुटेज। आज न्यूज की स्क्रीन पर कितनी जोरदार थप्पड़ मारा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि ये निहत्ते कश्मीर पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाएं। सो सैड, शेम ऑन इंडिया। और ऑस्ट्रेलिया के बैलेंस बीच पर हुए वर्ल्ड फ्लीट चैंपियनशिप के दिलचस्प मुकाबले। समंदर की खतरनाक मौजों पर खिलाड़ियों ने शानदार करतब दिखाए। मेन के मुख्तलिफ मुकाबलों के बाद राउंड 1 मुकम्मल हो गया, जबकि ब्राजील के सर्फर फिलिप टोलेडो छाए रहे। वुमेन्स कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की सैली ने पैर की इंजरी के बावजूद समंदर की लहरों का जमकर मुकाबला किया। और क्या बात है जी, ब्राजील के सर्फर फिलिप टोलेडो की जो छाए रहे और उससे भी बड़ी बात इन खातून की जिन्होंने पांव की इंजरी के बावजूद भी ये किया और क्या कमाल किया। और आप देख रहे थे टेलीविजन स्क्रीन पर कितने जबरदस्त से मनाजिर होते ना। मैं कभी पानी के करीब भी ना जाऊं अगर इस तरह की एक्टिविटीज हो। सही। सो गुड मॉर्निंग। आज में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको मारूफ ड्रामा डायरेक्टर सरमद खोसट से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब आज की तारीख भी शामिल कर लेते हैं और आपको बताएं कि आज के दिन यानी 17 अप्रैल 1989 में पहली बार हीमोफीलिया का आलमी दिन मनाया गया था।
हीमोफीलिया का आलमी दिन हर साल 17 अप्रैल को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जाता है, जिसका मकसद इस बीमारी के बारे में आगाही पैदा करना है। हीमोफीलिया खानदानी या मौरूसी बीमारी है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है और ये कजन मैरिज की वजह से भी ज्यादा फैलती है। इसकी अलामात में जिस्म पर निशानात पड़ना, जख्म आने की सूरत में खून का ना रुकना और जोड़ों का सूज जाना शामिल है। बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी आज। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। अब कुछ बात कर रहे हैं हम इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल के हवाले से, जो न सिर्फ अदब के फ़रोग़ के लिए एक अहम संग मील है बल्कि फ़नून लतीफ़ा के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के हुनर को जला बख्शता है। बिल्कुल, मारूफ डायरेक्टर और एक्टर सरमद खूसट ने भी ILF में शिरकत की और वो इस फेस्टिवल के निकात को किस तरह से देखते हैं, आइए उन्हीं से मालूम करते हैं। ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जब एक माशरा खुद को तहजीब याफ्ता कहता है तो फिर उसको खुद को ये साबित करने के लिए कि वो तहजीब याफ्ता है, उसको तहजीब का मुजाहरा करना पड़ता है, तमीज़ का मुजाहरा करना पड़ता है, अदब का मुजाहरा करना पड़ता है। तो उस हवाले से बहुत अहम है कि लोगों में ये एक शऊर कुछ सालों से अब दोबारा बेदार हो रहा है कि अच्छा किताब पढ़नी चाहिए, मौसीकी जो एक ऐसी नौयत की जिससे आप कुछ सोचने पे मजबूर हो वो सुननी चाहिए, आपको मतलब मुसव्विरी हर तरह की आर्ट्स जो हैं उनकी एक अवेयरनेस मिले। तो इस तरह के फेस्टिवल जी आई थिंक बहुत अच्छा एक जरिया है लोगों को इधर लाने का, इकट्ठा करने का। लोग ज्यादातर बस अब क्या होता है एंटरटेनमेंट खा लिया कहीं जाके बाहर, या कहीं बस नौजवान लोग जो हैं वो सड़कों पे घूम फिर लेते हैं, कुछ है नहीं, सिनेमा चले जाते हैं। सो मेला बजाते खुद किसी भी नौयत का आई थिंक बड़ा ज़रूरी है, बच्चे बूढ़े बड़े हर तरह के लोग आए। तो आई थिंक एक बहुत ही खुशाइंद एक बात है और ये सिलसिला ख़ासतौर पर KLF का और ILF का तो खासा मैच्योर हो चुका है बजाते खुद भी। जो फेस्टिवल खुद को कह रहा है ओपन फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल, तो उसमें तो आने वालों का कसूर है। वो उसको अगर एक क्लासिस्ट मेला बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं ये कसूर आने वालों का समझता हूँ। आप जब पूरे शहर में पढ़ा हुआ देख रहे हैं, मतलब दीवारों पे, बोर्ड्स पे, रोड स्ट्रीमर्स पे हर जगह लिखा हुआ है कि मतलब कोई भी आ सकता है, तो लोगों को आना चाहिए बजाय इसके कि कंप्लेन करें। तो सिर्फ और सिर्फ खुद पे शर्म आती है और हम सबको शर्म करनी चाहिए। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि मतलब तो शर्म का मकाम आ गया ना, सबको पता है, सबको समझ भी आ रहा है, सब वही है कि हम सब सिर्फ अल्फाज में, बातों में उलझा के चीजों को कह रहे हैं। जो चीज गलत है वो गलत है। आप चाहे मजहब के नाम पे किसी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, चाहे आप हुकूमती सतह पे किसी लॉ के तहत वो करें, जो चीज गलत है वो आपको मानना पड़ेगा कि वो गलत है। इनकलाब आए बहुत अरसा हो गया, मुझे नहीं लगता अब इनकलाब की बहुत जगह रही है, इर्तिका की जरूरत होती है हमेशा। इंतहा पसंदी नहीं लगता कि किसी एक उससे मंसूब होती है, वो एक ओवरऑल एक रवैया है। तो उस रवैये को यकीनन बदलने की जरूरत है और उसमें हर चीज अपना अपना छोटा किरदार अदा कर सकती है, मगर सबसे बुनियादी किरदार में फिर वही कहूंगा वो तालीम है। तालीमी सतह पे आप तब्दीलियां लेकर आए, तालीमी सतह के ऊपर शुरू करें। तो आपने सुना कि सरमद खूसट किस तरीके से बात कर रहे थे इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल के हवाले से, बड़ी पॉजिटिव उन्होंने बातें की हैं और इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ आपको अहम खबर से हम आगाह करते चलें। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास जारी है, जिसमें मर्दान वाक़े समेत मुख्तलिफ मामलात पर मुशावरत हो रही है। इजलास में गवर्नर KPK इकबाल जफर झगड़ा और ख्वाजा साद रफीक समेत खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी रहनुमा भी मौजूद हैं। बिल्कुल एक अहम खबर है जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास जारी है, जिसमें मर्दान वाक़े समेत मुख्तलिफ मामलात पर मुशावरत हो रही है। और अच्छी बात यह है कि मर्दान वाक़े को भी इसका जो है वो नोटिस ले लिया है वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने। और इजलास में आपको ये भी बताएं कि गवर्नर KPK और इकबाल झगड़ा मतलब जो है गवर्नर KPK, उसके अलावा राजा ज़फरुल हक और ख्वाजा साद समेत खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी रहनुमा भी मौजूद है। और ये बड़ा अहम इजलास है जिस हवाले से हम आपको अपडेट करें और आगे आने वाले बुलेटिन पे भी आगाह करते रहेंगे। डेफिनेटली एक अहम इजलास हो रहा है, मुशावरत की जा रही है, जितने भी मामलात हुए हैं वो तय होंगे, उसके बाद देखें क्या रिजल्ट आता है और क्या फीडबैक होता है। खैर, गुड मॉर्निंग। आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे मारूफ राइटर नासरा जुबैरी से।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में उर्दू अदब का बड़ा नाम और 3 किताबों की मुसन्निफा नासरा जुबैरी की किताब तीसरा कदम की तकरीब रोनुमाई भी हुई। बिल्कुल, फेस्टिवल के दौरान गुड मॉर्निंग आज की टीम ने नासरा जुबैरी से मुलाकात की और उनसे उनकी किताब से मुताल्लिक बातचीत की। आइए देखते हैं। बात लेकिन कहाँ तमाम हुई, एक मुद्दत से खेल है जारी, मैंने हर बार मारना चाहा, ये मगर सख्त जान है ऐसी, दिल की दीवार तोड़ देती है, शायरी अब भी सांस लेती है, शायरी अब भी सांस लेती है। ये 5वां लिटरेचर फेस्टिवल है जो इस्लामाबाद में हो रहा है और कराची से शुरू हुआ था, वहाँ तो भी पिछले महीने 8वां ये हुआ है इवेंट। इसको बहुत ही पॉजिटिव तरीके से वेलकम किया गया है और कराची में खास तौर पे 8 साल पहले जब ये शुरू हुआ तो आपको याद होगा कि कराची के हालात बहुत खराब थे। तो वहाँ पे उस एक घुटे हुए माहौल में, खौफ के माहौल में जब लोगों को ये एक ऐसा फेस्टिवल मिला और आप यकीन करें कि बेशुमार लोग, लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो वहाँ पे जाके, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि बेशुमार लोग आते हैं, वो देखते हैं, भले वो कोई सेशन अटेंड नहीं करें तब भी वो एक रिलैक्स होके थोड़ी देर में वो वापस चले जाते हैं और उनको लगता है कि कुछ हो रहा है यहाँ पे। लोग जो हैं जब वो आते हैं तो लोग चाहते हैं कि वो अदब, अपनी सकाफत, अपने फन और जो हमारी तहजीबी रिवायात हैं उनको वो आज की शक्ल में जब देखते हैं, उन पे डिस्कशन करना चाहते हैं, खुद भी हिस्सा लेते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन भी होते हैं और वो उसके बारे में सुनते हैं। जब नई किताबें आती हैं, वो यहाँ पे लॉन्च हो रही होती हैं, उसके बारे में गुफ्तगू होती है, स्पीकर्स और जो ऑथर्स हैं वो मौजूद होते हैं, लोगों के सवालों के जवाब भी देते हैं। तो ये जो सारी एनवायरनमेंट बनती है, ये एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं, आपके जहन के दरवाजे खुलते हैं और आपको लगता है कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ ये इसके और पहलू भी हैं, ऐसे नहीं, बात ऐसे भी है। इसी तरह से जहन खुलता है ना, इसी तरह से आप आगे बढ़ते हैं। तो किताब पढ़ना और किसी भी फन की किसी भी चीज को अप्रिशिएट करना, उसमें हिस्सा लेना, एक जैसे एक पेंटर है, आप एक अच्छी पेंटिंग देखते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं कि ये इसने, पेंटर ने ये क्या बनाया है, तो उसकी कई जहतें होती हैं, उसकी कई डायमेंशंस होती हैं। इसी तरह से किताब की होती हैं, शायरी में होती हैं, गजल और नज्म जो है वो इंसान को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। तो उसका जहन जो है ना वो पॉजिटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि खाली जहन शैतान का होता है। तो वो जब इंसान का जहन खाली होता है ना तो उसमें बड़े अजीब वसवसे और चीजें होती हैं। तो आप उसको पॉजिटिव एक्टिविटीज में लगाइए। इसी तरह से कहते हैं ना कि खेल जो होते हैं वो भी नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए खेल बहुत जरूरी होता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ना खेल के मैदान हैं, ना उस तरह की बच्चों को रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाती हैं कि वो अपने खेलों में हिस्सा लें और आगे बढ़ें, बहुत कम है। वादा भी उसने सोच के करने नहीं दिया और उसके बाद मुझको मुकरने नहीं दिया। मंजिल तमाम उम्र मेरे सामने रही, मंजिल तमाम उम्र मेरे सामने रही, एक रास्ते ने मुझको गुजरने नहीं दिया। यहीं पे जिस फेस्टिवल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड लिटरेचर फेस्टिवल, इसी में मेरी किताब जिसका नाम है तीसरा कदम, ये लॉन्च हो रही है यहाँ पे और ये मेरी तीसरी किताब है, मेरी शायरी का मजमूआ है। उससे पहले भी मेरी 2 किताबें शाये हो चुकी हैं, शगुन और कांच का चराग के नाम से। तो मेरी किताबों में, चूँकि उर्दू शायरी की ये किताब है, इसमें गज़ल भी शामिल होती है और नज़्म भी। और आपको पता है कि नज़्म किसी भी मौजू पे हो सकती है। हर एक मौज को आधा खरीद बैठे हैं, हर एक मौज को आधा खरीद बैठे हैं, हम एक बटा हुआ दरिया खरीद बैठे। न जाने दूसरी जानिब पे कौन काबिज है, न जाने दूसरी जानिब पे
कौन काबिज है, हम एक तरफ का किनारा खरीद बैठे। वो एक दर्द का गाहक हमें समझता था, हम उसका सारा जखीरा खरीद बैठे। और इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से मारूफ राइटर नासरा जुबैरी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासरा साहिबा, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज मैम। वालेकुम अस्सलाम, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया बात करने का, बहुत शुक्रिया। नासरा साहिबा, सबसे पहले तो आपको हम मुबारकबाद देना चाहेंगे, आपकी बुक लॉन्च हुई है, तीसरी किताब है, हाजरीन ने भी बड़ी पसंद की है, तो आपकी किताब के हवाले से भी आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कराची में इससे पहले ये लिटरेचर फेस्टिवल हुआ और अब इस्लामाबाद में भी ये लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। कैसे देखती हैं आप इस तरह के इकदाम को? लिटरेचर फेस्टिवल अब बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो इन फेस्टिवल्स का रुख करते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये अब जो रुझान है ये फ़रोग़ पा रहा है और हमें इस चीज़ का एतराफ़ करना चाहिए खुश दिली से कि ऑक्सफोर्ड लिटरेचर फेस्टिवल की बुनियाद जो डाली गई वो अमीना सैयद साहिबा ने डाली। और सबसे पहले कराची में जब पहला फेस्टिवल हुआ, उस वक्त कराची के हालात आपको पता है कि 8 साल पहले अच्छे नहीं थे और लोग जो थे वो सहमे हुए और खौफ की फ़ज़ा में थे। तो जब इस तरह का एक उनको मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला बाहर निकलने का, तो लोगों ने उसको बहुत वेलकम किया। उसके बाद फिर ये दूसरा, तीसरा, फिर 8वां हुआ। अभी लाखों की तादाद में आपने देखा कराची में बहुत लोग आए हैं और इतनी वहाँ पे जो है किताबें लॉन्च हुई हैं, इतनी मौज़ूआत पे डिस्कशंस हुई है, लोगों को मौका मिला कि वो अपने सवालात जो हैं अपने पसंदीदा जो ऑथर्स हैं उनके साथ वो डिस्कस कर सकें, ये बड़ी बात है। तो इस तरह की प्लेटफॉर्म ये अरेंज करना कोई आसान काम नहीं होता। तो इसके लिए हमें जो मैनेजमेंट है, जो लोग ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं उस पे फोकस कर रही हूँ। वैसे तो उसके अलावा भी आप ये देख लें कि इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, तो यहाँ पे अभी अगले हफ्ते नेशनल बुक फाउंडेशन का मेला होने जा रहा है और ये भी बहुत अरसे से हर साल हो रहा है। ये किताब मेला है जिसमें बुक एम्बेसडर्स के तौर पे ऑथर्स को बुलाया जाता है। खुद मुझे भी उन्होंने बुक एम्बेसडर का खिताब दिया है, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब ने। और यहाँ पे 3 दिन वो फेस्टिवल भी होगा। ये चीज़ें जो हैं ये मुआशरे में मुस्बत रुझानात को फ़रोग़ देती हैं और जो लोग अपनी तवानाइयाँ, अपनी आम जो रूटीन की लाइफ है उससे हट के अपना वक्त गुजारना चाहते हैं, अपने वक्त को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी सोच को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने शऊर और अपनी जो अपने शऊर को आगाही देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़बरदस्त हैं उन लोगों के लिए जो आगाही चाहते हैं अपने शऊर के लिए, अपने माशरे के लिए। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारी सोसाइटी में इन लिटरेचर फेस्टिवल जैसे इवेंट्स की कितनी ज़रूरत है और इस तरह के इवेंट्स मुल्क में मौजूद समाजी मसाइल हल करने में मददगार साबित होते हैं? मैं तो समझती हूँ कि ज़रूरत ही हमें है, सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है। जिस तरह की अदम बर्दाश्त हमारे मुआशरे में आ चुकी है, जिस तरह की सोच डेवलप हो गई है, मनफी सोच, जिसमें दूसरे की बात को निगेट करना, दूसरे की शख्सियत की नफ़ी करना, जिसमें दूसरे की बात नहीं सुनना, इस किस्म के मुआशरे में तो ज़रूरत ही ऐसी बात की है कि दूसरे की बात सुनी जाए और अच्छे और बेहतर लोग जो मुस्बत सोच रखते हैं, जो देखें इंसान जो है वो मुस्तकिल इवॉल्व हो रहा है, ये इर्तका का अमल है। इंसान की जो बायोलॉजिकल इर्तकाई जो एक स्टेज है वो तो इंसान क्रॉस कर चुका है, लेकिन जो हमारी सोच के इर्तका का अमल है, जो हमारी सोच को जहतें फराहम करता है, उसके लिए हमें बहुत ज़रूरत है कि हम पढ़ें, हम अच्छे लोगों को सुने और जो अपनी सोच को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत और बेहतर बनाएं। बिल्कुल, अपनी सोच को मुस्बत और बेहतर बनाएं और इस तरह के आलम से फायदा भी उठाएं। अच्छा नासरा साहिबा, आपकी अपनी भी किताब इस इवेंट में, इस फेस्टिवल के अंदर लॉन्च हुई है, तो अपनी किताब के बारे में भी कुछ बताइएगा। तीसरी किताब है ये आपकी, क्या आपके एहसासात और ख्यालात हैं इस किताब में? देखें, मैंने अब तक जो 3 किताबें लिखी हैं वो तीनों उर्दू शायरी की किताबें हैं और पहली किताब शगुन मेरी 96 में यहाँ इस्लामाबाद में ही छपी थी। उसके बाद कुछ वक्फे के बाद 2012 में कांच का चराग के नाम से
किताब मेरी छपी, जो ये मेरी दोनों किताबें शगुन और कांच का चिराग, ये मावरा लाहौर ने छापी। आपको पता है मावरा लाहौर एक बहुत ही काबिले इज़्ज़त इदारा है, बहुत इस्टेब्लिश्ड है, और उसको चलाने वाले खालिद शरीफ साहब खुद भी बहुत खूबसूरत शायर हैं जी। तो वो 2 किताबें मेरी वहाँ से छपी। उसके बाद जो तीसरी अब किताब आई है जिसका नाम तीसरा कदम है, ये कराची में ही एक और बहुत ही इस्टेब्लिश्ड इदारा है, वेलकम बुक बोर्ड। तो वो असगर जैदी साहब ने ये मेरी किताब छापी है, और तीनों ही किताबें जो हैं वो उनको अप्रिशिएट किया गया है उनकी पब्लिशिंग और उनकी प्रिंटिंग के हवाले से। बाकी जो कंटेंट है वो जाहिर है उसकी मैं क्या तारीफ करूं। जी बिल्कुल, सब तारीफ कर रहे हैं मैम उस कंटेंट की, उस किताब की, तीसरा कदम की। अच्छा, ये पूछना चाहेंगे कि कई नए और नौजवान राइटर्स और शायरों को भी इस फेस्टिवल के जरिए मौका मिलता है अपना टैलेंट सामने लाने का और कुछ कर दिखाने का, इस पर आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, कराची में तो कोई 40 के करीब किताबें लॉन्च हुई, और ये भी काफ़ी मेरे ख्याल है दर्जन के हिसाब से किताबें यहाँ भी लॉन्च हुई हैं, और बिल्कुल मौका मिलता है। देखिए, ये मेरे ख्याल में ये 3 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए, जो कि इन्होंने किया भी है, या किसी भी फेस्टिवल में ऐसे होता है कि बहुत सीनियर जो लेजेंड्स हैं, जिनको कि हम समझते हैं कि ये हमारा असासा है, हमारा विरसा है, उन लोगों को सुनना, उन लोगों को स्टेज पे बैठे हुए देखना, वो एक अपनी तौर पे एक आप समझें कि बहुत ही अच्छा अमल है। उसके बाद फिर वो लोग जो अपनी जगह किसी न किसी हद तक बना चुके हैं और मज़ीद चांस है कि मज़ीद बनाएंगे वो, और फिर तीसरा हिस्सा जो है उन लोगों के लिए जो उभरते हुए लोग हैं, जवान हैं, अभी उम्र के नए हिस्से में हैं और नया लिख रहे हैं। तो तीनों को नुमाइंदगी दी गई है और बहुत अच्छे तरीके से दी गई है। और इसके अलावा देखें, हर जगह पे गुंजाइश तो होती है कि मज़ीद उसको बेहतर बनाया जाए, तो वो मज़ीद इसको बेहतर भी बनाया जा सकता है। और इसके अलावा और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ये काम हो रहा है, और अदब और दानिश्वर का जो मकाम है और इसकी अहमियत, ख़ास तौर पे किताब की अहमियत जो है, ये अब महसूस की जा रही है। ये एक अच्छी बात है। अच्छा दासू साहब, ये बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि अदब के हवाले से काम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, और अब हम देख रहे हैं कि नया नया टैलेंट जो है वो सामने आ रहा है, और उनके अंदर भी कुछ कर दिखाने का ये आज़म है। तो क्या आप समझते हैं कि लिटरेचर फेस्टिवल सिर्फ अब बड़े शहरों तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए? जैसे कि हमने देखा कि कराची में हुआ, फिर अब इस्लामाबाद में हुआ, इंटरनेशनल भी बहुत जगहों पे प्लान किया गया है, लेकिन छोटे शहरों को, छोटे एरियाज को अप्रोच नहीं किया जा रहा। क्या आप समझते हैं कि हमें वहां पर भी इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराना चाहिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बल्कि कल भी हम एक डिस्कशन में यही बात कर रहे थे, तो मैंने यही कहा था। वैसे तो अब ये है कि फैसलाबाद में भी ये इवेंट जो है अब हो रहा है, मुल्तान में भी हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है ये काफ़ी नहीं है। इसके अलावा पेशावर में भी अपनी सतह पे बहुत चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारी 70% से ज़्यादा आबादी जो है वो रूरल एरियाज़ में है, और वो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते, तो उनको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए आगाही दे सकते हैं, और क्योंकि ये सबसे मुअस्सर ज़रिया है। हाँ, जहाँ पे पढ़ने लिखने का है रुझान और काफ़ी हद तक हो गया है, वहाँ पे हमें चाहिए जो ये इदारे काम कर रहे हैं, या हम सबको मिलकर इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों तक भी ऐसे प्लेटफॉर्म पहुँचें जहाँ पे वो अपने दिल की बात कह सकें, और उनको लगे कि हाँ, हमारी जो तख्लीकात हैं उनकी पजीराई भी हो रही है, और उन्हें मौका भी मिल रहा है अपने से बेहतर लोगों को देखने और सुनने का। जी अच्छा मैम, जाते जाते आपका कोई फेवरेट शेर हो या कोई आपका कोई ऐसा फेवरेट कलाम हो जो आप हमसे और नाज़रीन से शेयर करें? जी बिल्कुल, शायर को तो अपनी तख्लीकात बच्चों की तरह अजीज़ होती हैं, सब कुछ ही अजीज़ होता है जी। लेकिन मैं कुछ आपको सुना देती हूँ चंद शेर जी, जो आपको यकीनन पसंद आएंगे। एक गज़ल के चंद शेर हैं जी। हम के मासूम से इंसान हुआ करते थे, हम के मासूम से इंसान हुआ करते थे, खुश हुआ करते थे, हैरान हुआ करते थे, और धूप और ताज़ा हवाओं की पजीराई को, धूप और ताज़ा हवाओं की पजीराई को छत हुआ करती थी, दालान हुआ करते थे। और क्या हुए शहर में अपने वो सखी दिल वाले, क्या हुए शहर में अपने वो सखी दिल वाले,
जो फकीरी में भी सुल्तान हुआ करते थे और अब वो पलकों पे सितारों को लिए फिरते हैं, जो मेरे दर्द से अनजान हुआ करते थे। और एक शेर जो ख़ास तौर पे मैं सुनाना चाहूँगी, कराची शहर के हवाले से ही है कि ये हमेशा से नहीं थी यहाँ बारूद की बू, ये हमेशा से नहीं थी यहाँ बारूद की बू, गुल हुआ करते थे, गुलदान हुआ करते थे। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त राइटर हैं नासा ज़ुबैरी साहिबा। बहुत सारे फैंस हैं और मैं ट्विटर पर देख रही थी कि लोग किस तरीके से तारीफ कर रहे थे। मैं बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, आज के लिए आपने वक्त निकाला और हमें यहाँ पर हमसे इतनी अच्छी गुफ्तगू की, हमसे बातचीत की और अपने कुछ शेर भी सुनाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बाय दिस बुक। इसमें जो बातें लिखी गई हैं, जितनी सादगी के साथ और जितनी खूबसूरती के साथ लिखी गई है, हम लोगों को भी ये कहना चाहेंगे हमारे तमाम तर जो हाज़रीन हैं कि इस तरह की चीजें, इस तरह के अदब के साथ लगाव बढ़ाएं। और आज के हमारे शो का मकसद भी यही था। शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे नौजवान शायर अली अकबर नातिक से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब कुछ बात कर लेते हैं खाने पीने की, क्योंकि जब बहुत सारी बातें कर लेते हैं उसकी फुल्की भूख भी लगती है। और आज कुछ स्पेशल है रेसिपी में। आज हमारे पास रेसिपी में स्पेशल रेसिपी है जो नूरपुर मिल्क से बनाई गई है, जिसकी खासियत ये है कि मार्केट में मौजूद बाकी डब्बे के दूध से ज्यादा क्रीमी और टेस्टी है। बिल्कुल, देखते हैं शेफ नाबरा ने नूरपुर मिल्क, जो कि हमारे स्पॉन्सर्स भी है, इससे क्या रेसिपी बनाई है। लेट्स सी। मीठी मीठी सी भूख के लिए मीठा मीठा सा कस्टर्ड जो कि नूरपुर मिल्क से बनाया गया था। और इसको देखने के बाद मेरा तो बहुत दिल कर रहा है कि आज घर जाके मैं भी यही बनाऊं। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसी लगता है कि मुझे अम्मी को कहना चाहिए कि आप भी मुझे यही वाली डिश बना के दें। और हम बात कर रहे थे दूध के हवाले से, मैं और अनम की, यार कौन सा ऐसा अच्छा और हेल्दी हमें फ्रेश मिल्क मिले ताकि हम बहुत सारी अच्छी चीजें बना सके। तो हमें फाइनली नूरपुर मिल गया है और अनम ने तो उसको ट्राई भी किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं जो इससे पहले मिल्क यूज कर रही थी, अगर आप खुला दूध इस्तेमाल करें, किसी और डब्बे का इस्तेमाल करें, तो
मुझे तो समय इतनी प्रॉब्लम हो रही थी दूध इस्तेमाल करने में कि वो उस पे इतनी मोटी मोटी तय आ रही थी मलाई की, और मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी कि इतनी मलाई कैसे हो सकती है। मगर अगर आपको अच्छी स्वीट डिश बनानी है तो नूरपुर है ना। खैर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वफाकी दारुल हुकूमत की, जिसके होटल में मुनक्किदा लिटरेचर फेस्टिवल में खूब रौनक लगी। किताबों और सकाफत से मोहब्बत रखने वालों की बड़ी तादाद मेले में मौजूद थी। लिटरेचर फेस्टिवल में मुख्तलिफ शायरों की किताबों की तकरीबें रुनुमाई भी की गई। उनमें नौजवान शायर अली अकबर नातिक भी शामिल थे। आइए उनसे बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा। ये फेस्टिवल जैसा कि आज़ादाना हो, जिस तरह से ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, तो उसमें एक बात की आसानी ये रहती है कि गुफ्तगू करने वाले फोरम पे बैठे हुए उनको ये नहीं होता कि हमारे ऊपर कोई ऐसा साया है कि हम बहुत बाउंड गुफ्तगू करेंगे, और तो इससे बहस का आगाज़ होता है, नई नई चीज़ें सामने आती हैं। अवाम नास जो कि डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल से, तो इन अदबी मेलों में वो थोड़ा सा उनकी तबीयत जो है वो रिफ्रेश हो जाती है, और वो मतलब चाहते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ हों जिससे हम डिप्रेशन से निकलें, थोड़ा सा कुछ और भी खबरें हों। और ख़ासकर ये चूँकि ज़्यादातर ये लिटरेचर के हवाले से है, तो लिटरेचर में किताब का कल्चर फ़रोग़ पाता है। इससे किताब के हम जितना नज़दीक होंगे, हम टेररिज्म से और ऐसी तासुबात से बाहर निकल जाते। मैं ये चाहता हूँ, या मेरा ख्याल ये है कि ये हर 3 महीने बाद कोई ना कोई फेस्टिवल इस तरह से अरेंज होना चाहिए, और मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको मिलके कमेटियाँ बनाएं, और इस तरह से वो, ताकि आबो हवा को बदले, लोगों के अंदर, दिमाग के अंदर वो जो तंग हुए हैं उनमें फराखी आए, सोचें, पढ़ें, देखें, फ़नून लतीफ़ा से नज़दीक हों, और तलवार और नेज़ा से ज़रा से फासले पे हो जाएं। हमारे हुक्मरान जो हैं अगर लोगों को फिक्र देंगे, सोच देंगे, उसको कोई ऐसी चीज़ देंगे कि वो उनके दिमाग में सवाल पैदा हो, जैसा कि मगरब ने किया है, तो वो सवाल करेंगे, फिर इनका इक़्तिदार खतरे में पड़ जाएगा। 18 करोड़ की आबादी है, 500 किताब नहीं बिकती, और यूरोप है और 1 करोड़ की आबादी है, 50 लाख किताब बिकती है, और आप कहते हैं कि हम बहुत कोई दुनिया की मतलब मौजूद कौम है। जो इकबाल का शेरी मुकाम था उसको हमने दीवार से लगाया है, उसका शेर की अजमत के हवाले से हमने बात ही कभी नहीं की। मैंने ये किया है कि इकबाल का कोई शायराना शायरी शेरी अजमत का कोई एक रुख और भी है, वो भी तो देखें जरा। तो उस किताब को जिस जिस लोगों ने पढ़ा है तो वो हैरान हुए हैं कि अच्छा इकबाल तो ये था। अली अकबर नातिक की तरह और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने इस फन को जो है वो इस लिटरेचर फेस्टिवल में सामने लेकर आए, और लोगों ने बहुत पसंद भी किया, उन्हें बहुत पसीराई भी हासिल हुई। शो में लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तान के चमकते सितारे से। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और जनाब इस वक्त हमारे स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के चमकते सितारे, क्या खूब गाते हैं, फहद इनका नाम है, और इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फहद, कैसे आप? ठीक में। वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज फहद। बहुत प्यारी आवाज है आपकी, और अभी आप ऑफ एयर गा भी रहे थे, हमने सुना। कहीं से सीखा है आपने? सीखा तो मैंने बेसिकली से नहीं है। अच्छा। यूं ही इंटरनेट से जो भी टेक्निक्स होती है मैं थोड़ा सा लाउड बोलिए प्लीज। हाँ। इंटरनेट से जो भी टेक्निक्स होती है वो मैं लर्न करता रहता हूँ। अच्छा। जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी सिंगर हैं, मैं उनसे भी पूछता रहता हूँ। तो फहद स्टडीज क्या है आपकी? आपको कैसे मतलब आपको लगा कि आपको सिंगिंग की तरफ आना चाहिए? मैंने अभी रिसेंटली इंटरमीडिएट किया है, उसके अभी मैं आगे एडमिशन लूंगा BSSE में। चलें कुछ तो फिर गा के सुना दीजिए। बिल्कुल। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, मैं डूब
रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ हर जुल्म। बहुत खूबसूरत फहद, आपने इतना खूबसूरत ही गाना गाया और बहुत खूबसूरती के साथ आपने इसको निभाया भी। और मैं ये सोच रही थी कि जैसे कि आपने कहा कि आपने इंटरनेट से टेक्निक सीखी और किसी से बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग नहीं ली आपने, तो इंटरनेट से क्या आप खाली सुनते हैं आवाज और उसके साथ रियाज करते हैं या कोई क्लासेस हैं जो इंटरनेट के ऊपर आप लेते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं पर उन्हें पता नहीं है, हमारे पास अगर उस्ताद नहीं है तो हम इंटरनेट से कैसे सीख सकते हैं? मैं उनको यही कहूँगा कि अभी रिसेंटली शानी अरशद हैं, कोक स्टूडियो में भी उन्होंने किया, उनका एक पेज है मौसीकी, अच्छा आप वहाँ से भी लर्न कर सकते हैं और इंडियन टेक्निक सिखाते हैं कोई? बिल्कुल। अच्छा फहद, आपने कहा कि इंटरनेट से आपने टेक्निक लेके सीखा, लेकिन डेफिनेटली टेक्निक भी आप जब भी लेते हैं ना जब आपकी आवाज़ में वो बात हो, आपकी आवाज़ स्मूथ हो, आपकी आवाज़ गाने के एटलीस्ट काबिल हो, तो व्हेन डिड यू फाइंड योर वॉइस कि यार मेरी आवाज़ ऐसी है मैं गा सकता हूँ? पहले तो मैं बचपन में नेशनल सॉन्ग्स गाता था स्कूल्स वगैरह में। अच्छा, और सही। काफ़ी दफ़ा नात ख़्वानी भी की है। सही। तो जब जब मैं कॉलेज लाइफ में आया तो मुझे बहुत मेरे जो क्लासमेट्स हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि यार तुम्हें आगे जाना चाहिए। सही। तो फिर यूं ही एक इधर आर्ट्स काउंसिल में यूथ फेस्टिवल हुआ था तो मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया, मैं 2 दफ़ा वहाँ का फाइनलिस्ट रह चुका। अच्छा, तो जब उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डेवलप हुआ। चले बस आपकी सक्सेस सुन के हमारा दिल चाह रहा है आपसे बात ना कीजिए, आपसे कुछ सुना जाए, कुछ सुना दीजिए। हो ना माए ना भेज मुझे, मैं नहीं जाना परदेस। हो ना माए ना भेज मुझे, मैं नहीं जाना परदेस। जिस रांझे संग सांस जुड़ी वो रांझा है इस देश वे, मैं नहीं जाना खेड़े देना, ओ नहीं मैं जाना खेड़े देना। हो लोग कहें उसे राजा जोगी, मुझको तो रब का जमाल है, जाने न जाने लोग न जाने, वो जाने मेरा हाल। ना भेज न माए मुझको, मैं नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, मैं नहीं जाना मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना खेड़े देना, ओ नहीं मैं जाना। वंडरफुल, बहुत खूबसूरत फहद, इतना खूबसूरत सा समा आपने यहाँ पर बांध दिया है कि दिल नहीं कर रहा था आपको रोके, पर चूंकि टाइम जो है वो इस वक्त हमारे पास खत्म होने वाला है तो हमें आपको कहना पड़ेगा शुक्रिया। और मुझे इस बात का बड़ा फख्र है कि मैं ऐसी टीम का पार्ट हूँ जो इस तरह का टैलेंट लेकर आती है और ये प्लेटफॉर्म जो है वो हमने प्रोवाइड किया इस तरह के टैलेंट को। वाकई में आप में टैलेंट है और हम चाहेंगे कि आप इसको मजीद निखारें और आगे लेकर चलें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। चलें जी, आई होप कि आज का जो हमारा टैलेंट है तारे ज़मीन पे आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। वाकई फहद की आवाज़ जो थी वो बहुत अच्छी थी। अगर आप में भी कोई खास टैलेंट है तो आप अपनी कहानी बता सकते हैं हमारी सोशल मीडिया साइट पर। और जाने से पहले कवाली को एक नई जिद्दत से रोशनास कराने वाले अजीज मियां कवाल की 75वीं सालगिरह पर आपको उनकी कुछ मशहूर कवालियां सुनवाते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। आज एक गली से रोज गुजरना भूल जाने के काबिल नहीं है। लबे जिब्रील से आवाज ये प्यारी आई हो मुबारक के
कि मोहम्मद की सवारी आई, नबी नबिया नबी नबिया नबी नबिया। बस यही फैसला आज की रात है। फिर कहा हक ने